इजरायली जारहियत दुनिया के अमन के लिए इस वक्त खतरा बनती जा रही है। एक साल पहले गजा से शुरू होने वाली लड़ाई अब इसराइल मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। फलस्तीन में मजलूमों का खून बहा देने के बाद अब इसराइल लबनान में अपनी जंगी जुनून का मुजाहरा कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों पेजर और वॉकी टाकी हमलों में तकरीबन 3 दर्जन से जायद अफराद को उनकी जानें लेने के बाद और हजारों को जख्मी कर देने के बाद कल इजरायली फोर्सेस ने रात की तारीकी में लेबनान पर फिजाई हमले किए हैं। होना तो यहाँ पर ये चाहिए था कि जो खुद साख्ता इंसानी हकूक का चैंपियन है वो इसराइल को जंगी जुनून से बाज रहने का दर्ज देता, उनसे बाज पुरस करता। लेकिन इसराइली हमलों के बाद अमेरिका सिर्फ अपने शहरियों को लेबनान से निकलने की हिदायत पर सारा का सारा जोर लगा रहा है। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल के फौजी अड्डे और साहिली शहर पर रॉकेट्स की बारिश की है, जिसके बाद पूरे शिमाली इसराइल में सायरन बजने लगे हैं। हजारों अफराद हिफाजती शेल्टर्स में पनाह लेने पहुंचे हैं। इसराइली हुकूमत ने इन हमलों के बाद तमाम स्कूल्स को पीर की शाम तक बंद रखने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। पिछले साल अक्टूबर में गजा में मौत का खूनी खेल शुरू करने वाला आदमखोर इसराइल अब तक मासूम बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्ग शहरियों समेत तकरीबन 41,000 से जायद अफराद को शहीद कर चुका है। गजा में ताज़ा हमले में काबिज इसराइली फौज ने पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला करके 22 फलस्तीनियों को आज शहीद कर दिया है। इसराइली जंगी जुनून मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उनके अमन के लिए खतरा बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बयानात से आगे बढ़कर ही नहीं दे रहा है। कोई एक हमला होता है फिर वहां से एक बयान आ जाता है। यूरोपीय हुक्मरान खामोश हैं, अवाम जुल्म के खिलाफ हैं, लेकिन इसका हल क्या है? मुस्लिम दुनिया तमाशाई क्यों बनी हुई है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के आगाज में आई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है डॉक्टर जमील अहमद साहब, साबिक सफ़ीर है, एक्सपर्ट है मिडल ईस्ट के, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। सर, सबसे पहले ये इंतहाई अफसोसनाक मामला जो हमारे सामने आ रहा है, गजा में जारी इसराइल हमास लड़ाई, इसको पूरा 1 साल होने वाला है, लेकिन हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो तनाव है वो हमने हमेशा देखा, हमेशा रहता था, लेकिन अचानक इस वक्त इसराइल ने हमले क्यों शुरू कर दिए हैं? क्या कोई खास रीजन है इसके पीछे? देखिए, इजराइल ने कोशिश की जब 1 अप्रैल को उसने सीरिया जी, में ईरान के कौंसलेट पे जब उन्होंने हमला किया किया तो उस वक्त भी कोशिश की इजराइल ने कि किसी तरह अमेरिका को साथ मिला के ईरान पर हमला कर दे, ईरान पे जाके टूट पड़े, लेकिन उस वक्त कामयाबी उसको नहीं हुई। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कि इजराइल की ये मंशा, इजराइल ने कोई पहली दफा तो किया नहीं है। लबनान पर तो उन्होंने 1982 में भी हमला किया था और वो 2 महीने तक जंग जारी रही थी। उसके बाद 2006 में भी किया, 34 दिन जंग जारी रही। तो बड़ा नुकसान हुआ इन दोनों जंगों में, लेकिन इसी तरीके से पैलेस्टाइन के अगेंस्ट जो ऑपरेशन होते रहे और जो काम होता रहा, इसकी एक दास्तान है। लेकिन अभी वो क्या चाहता है, अभी क्योंकि जो पॉलिटिकल मंजरनामा काफी चेंज हो चुका है, इस दफा ये जो आग भड़केगी, इस आग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात का इदराक है और खूब अच्छी तरीके से है, अमेरिका को भी अच्छी तरीके से और ईरान को भी है। और यही वजह है कि अभी तक ईरान ने दोबारा हमला नहीं किया, खासतौर पर इस्माइल हनिया के बाद में। तो वो अपने सफारतखाने के मामले में भी जब उन्होंने अपना एक पूरा किया अपने बदले की रस्म, वो एक कैलिब्रेटेड एफर्ट थी। उसमें दुनिया के चंद ममालिक बीच में पड़े कि भी आप भी थोड़ी सा हमला कर लो, इजराइल भी थोड़ा जवाब दे दे और उसके बाद खामोश हो जाना, कहीं आग भड़क ना पड़े। और अमेरिका में उनका ये है कि वो नहीं चाहते कि वो सर, खुद कूद हिजबुल्लाह पड़े, के लेकिन पीछे ईरान और शाम है, इसराइल के पीछे की अमेरिका और वजह से। बरतानिया जैसी ताकतें हैं। तो जमील साहब, इस लड़ाई का खित्ते पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, खित्ते पर तो क्या पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन खित्ते पर बहुत भयानक असर पड़ेगा। इसलिए भयानक असर पड़ेगा कि ये जो 157 ममालिक हैं, ये कुछ भी ना कर सके। और उसके बाद अगर ये मामला हुआ तो यहाँ की अवाम, आपने देखा किस तरह जोंक वो निकलते रहे हैं। खैर दुनिया के दूसरे ममालिक में भी निकले हैं, लेकिन इन ममालिक में गल्फ के अलावा काफी लोग निकले हैं बाहर, लेकिन गल्फ में ये लावा पक रहा है। अगर इस दफा ये हुआ और उनके सरबराहान ने इस पर कोई एक्शन नहीं किया मिलकर, तो इसमें एक बॉटम्स अप प्रेशर हो सकता है, यानी अवाम की इसमें एक अपराइजिंग हो सकती है। कुर्सियां हिल सकती हैं उन हुक्मरानों के जो कि गल्फ में अपनी बादशाहत कायम करके बैठे हुए हैं। और इसका इशारा MBS साहब ने दे दिया, इसका इशारा कि क्या हो सकता है। तो लिहाजा
अब और जानते सर हुए ना जानते हुए, हिजबुल्लाह चाहते हुए ना चाहते हुए इस जंग में बहुत सारे ममालिक को कूदना जी, पड़ेगा। सही सर, इस जंग हिजबुल्लाह में और मैं ये कह इज़राइल रहा दोनों था की कि जंगी ये खुद सलाहियतों ब पर खुद क्या राय है भड़कना शुरू आपकी? हो और जाएगी। फिर ओआईसी का किरदार जमील साहब कैसा देखते हैं, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें खामोशी नज़र आती है? जी हाँ, ओआईसी का किरदार तो हमारे टूथलेस किस्म का इदारा रहा ना। उनके अपने ही चार्टर के उनके पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है कि फ़लस्तीनियों की हम हिमायत और मदद करेंगे, और साथ में उनके जो आर्टिकल 14 है, उसमें दिया हुआ है, 18 बल्कि, उसमें दिया हुआ है एक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हुँ, को रखा हुआ है ताकि फ़लस्तीन के मामले को वो मॉनिटर करे और उसको मुस्लिम दुनिया की खून की हरारत को गरमा के रखे। लेकिन उस वो तो चले फेल हो गई, लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, वो ये बात कर रहा था कि इस वक़्त जो इन तमाम ममालिक में और लोग रहते हैं, उनका गम-ओ-गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक 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 लोगों में तनाव पैदा हो रहा है, बॉटम्स अप प्रेशर की वजह से ये कुर्सियाँ हिलना शुरू हो गई हैं, जिसकी जिसका सबसे बड़ा एक इसी की वजह से जंग को ज़्यादा फैलने से रोका जा रहा है। लेकिन अब ये मालूम होता है कि अमेरिका हुँ, ना चाहते हुए भी इज़राइल उसको इसलिए खींच के लाना चाहता है कि एक तो ये है कि एक तीर से दो शिकार करे, हिजबुल्लाह हमास का भी, और साथ में ईरान असल उसकी नज़र में खटक रहा है। और हुँ, इसलिए खटक रहा है कि ईरान की जी, एनरिचमेंट बकौल इज़राइल की और दुनिया के हुँ। वो सर, 65% 70% अक़वामे के नज़दीक पहुँच मुत्तहिदा गई है, के और वो किसी वक़्त जनरल भी सेक्रेटरी ने एटम बम कहा बना है कि वो सकते हैं। लेबनान को दूसरा गज़ा नहीं बनने देंगे। उनके इस बयान की जमील साहब क्या अहमियत है, जबकि हमारे सामने फ़लस्तीन है, जहाँ आज भी सर स्कूल्स पर बमबारी मुसलसल होती है। आज जिस स्कूल पर बमबारी हुई, वहाँ 22 अफ़राद शहीद हो गए सर। जी, देखें, इससे पहले जिस तरीके से रिफ्यूजी कैंप के स्कूल में बमबारी हुई और बच्चों को जिस तरह उन्होंने बारूद से उड़ा दिया, उस पर हुँ, सिक्योरिटी काउंसिल में रेज़ोल्यूशन भी पेश पेश हुआ। लेकिन उसके बावजूद कुछ ना हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल के हुँ, 1973 में सिक्योरिटी काउंसिल का रेज़ोल्यूशन 1973 भी मौजूद है, जिसमें टू स्टेट थ्योरी की बात की गई है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो कम से कम 6 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल के रेज़ोल्यूशन मौजूद हैं, जिससे कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेज़ोल्यूशन 242 है, जिसके तहत उन्होंने वो तमाम इलाके जो ऑक्युपाई किए हैं, उसको खाली करना है, लेकिन वो नहीं करते, धर्मी है। तो सेक्रेटरी जनरल बेचारे के बयान ही इतनी हद तक काफ़ी है ना, उससे आगे तो सेक्रेटरी जनरल के हाथ में अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में सब कुछ है, तो सिक्योरिटी काउंसिल वीटो कर देता जी, है। कोई तकरीबन 18 मर्तबा तो सिर्फ फ़लस्तीन के मेंबरशिप को हुँ, हुँ, वीटो किया है अमेरिका ने। तो इस चीज़ से अंदाज़ा ये होता है कि लोग कहते हैं कि हुँ, वेस्ट इज़ इज़राइल एंड इज़राइल इज़ वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनको हुँ, हमायत वेस्ट की भी है, और ख़ास तौर पर अमेरिका की सारी बैरी बेड़े इस वक़्त जो मौजूद हैं, इसमें गल्फ़ ये मिडल ईस्ट के जी, मेडिटेरेनियन सी में और ये इस हुँ, तरफ, तो वो उसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि इज़राइल को सारे ममालिक मिलके दबोच ना लें। उसकी वजह से उन्होंने किया हुआ है कि अगर ऐसा हो या ईरान अगर उस पर हमला करे, तो फिर अमेरिका बीच में कूद पड़ेगा। तो इस तमाम ये तैयारियाँ, हुँ, और इसकी वजह ये है कि चाहे वहाँ इलेक्शन हो अमेरिका में या कोई और वजह हो, अमेरिका के तमाम इदारे और सरबराहान वो एक ताने-बाने से बुने हुए हैं, और इस पर एक हुँ, किताब है इज़राइली लॉबी। उस इज़राइली लॉबी को हुँ, लिखा है जॉन जी, शैमीर ने। तो उसने सारा बयान कर दिया है कि किस तरह जकड़ा हुआ है तमाम सही, निज़ाम को, उसकी वजह से इज़राइल को ये हिमायत मिलती रहेगी। आपने हुँ, दोनों हुँ। कैंडिडेट्स को देख लिया।